आप सभी को नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं से होम साइंस का पाठ कर रहे हैं हम। परिवार के लिए आहार आयोजन, मील प्लानिंग फॉर द फैमिली, कि परिवार के लिए आहार आयोजन की ज़रूरत क्यों होती है। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि YouTube पर अपलोड होने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। परिवार के लिए आहार आयोजन, परिवार के अंदर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, किशोरावस्था वाले, तो कई प्रकार के पारिवारिक मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, तो उनके अनुसार ही परिवार के लिए आहार आयोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कुछ छोटे बच्चे को, शिशुओं के लिए आहार आयोजन करना है तो उसके लिए कुछ अलग विधि होगी। और छोटा बच्चा है, क्योंकि जो वो दूध पी रहा है वो माता का दूध ही पी रहा है, जिसको हम स्तनपान कहते हैं। माता उसको स्तनपान करवाती है और माता द्वारा करवाए गए स्तनपान से ही बच्चे का विकास होता है। तो माँ को भी इसके लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। जो गर्भवती महिला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण डॉक्टरी सलाह के अनुसार खाने चाहिए ताकि उनका होने वाला बच्चा स्वस्थ हो। और परिवार के लिए, जो परिवार मिलकर बैठकर एक साथ खाना खा रहा है, परिवार में कितने सदस्य हैं, उनका आहार आयोजन किस तरीके से होना चाहिए, कितने फैमिली मेंबर हैं, उस पर भी निर्भर करता है। अगर परिवार में बुजुर्ग हैं लेकिन वो अपने आप को फिट रख रहे हैं, स्वस्थ रख रहे हैं, तो इसका मतलब वो अच्छा संतुलित भोजन ले रहे हैं, तो उनके लिए भी इसकी तालिका को जरूर देखना चाहिए। संतुलित आहार है क्या, ये हम पिछले पाठ में भी कर चुके हैं, जिसमें सभी पौष्टिक तत्व, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सभी हमें प्राप्त हो रहे हों और जो हमारी पाचन शक्ति को सही रखे और शरीर को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए, वो संतुलित आहार है। संतुलित आहार में हम शाकाहारी, मांसाहारी दोनों प्रकार का ले सकते हैं। और सरकार द्वारा भी समय समय पर राष्ट्रीय चेतना, जो पोषण के ऊपर माह चलाया जाता है, मास चलाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। तो परिवार के लिए आहार आयोजन, शिशुओं के लिए आहार आयोजन, शाला पूर्व बच्चों के लिए आहार आयोजन, स्कूली जाने वाले बच्चों के लिए, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, इनके लिए अलग अलग योजनाएं बनती हैं। जैसे कि हम पिछले पाठ में भी पढ़ चुके हैं। शिशुओं के लिए आहार आयोजन, जब जन्म से बच्चा 1 वर्ष तक का होता है तो शिशु कहलाता है। शैशवावस्था 3 जो वृद्धि है, वो तीव्र वृद्धि और विकास की अवधि है। जन्म के समय बच्चे का भार लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम माना जाता है और लंबाई जो है लगभग 50 सेंटीमीटर। जन्म के बाद 6 मास में बच्चे का भार दुगना हो जाता है और 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है। तो शिशुओं को पर्याप्त अगर भोजन नहीं दिया गया तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। शिशुओं के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। जीवन के प्रथम वर्ष में तीव्र वृद्धि का बच्चा जो है करता है। ऊर्जा की आवश्यकता उससे सबसे अधिक होती है। शिशु को कठोर और शारीरिक श्रम करने वाले वयस्क की अपेक्षा प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के अनुसार दोगुनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता 0 से 6 महीने तक सबसे ज़्यादा होती है। प्रोटीन जो कि ऊतकों का विकास करता है। खनिज हड्डियों के विकास के लिए इसकी आवश्यकता होती है। विटामिन शिशु को अपने शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन ए और सी का भी शरीर में निर्माण और रोग निरोध जो रोध अक्षमता होती है उसको भी बढ़ाता है। जल की आवश्यकता माता के दूध से पूरी हो जाती है, परंतु गर्मी के दिनों में शिशु को कई बार उबला जल ठंडा करके पिलाना चाहिए। इसमें कुछ तालिका भी दी गई है बच्चों, इसको आप अच्छे ध्यान से पढ़िए और इस पर अमल भी कीजिए। शिशुओं के लिए आहार आयोजन क्या चाहिए, बच्चों को बताया जाता है कि 6 माह तक औसतन 850 मिलीलीटर दूध माँ का होता है, तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति आसानी से हो जाती है। दूध में लोहा तत्व भी होता है। दूध में लोहा एक ऐसा तत्व है जो बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है, परंतु बच्चे के जन्म से ही उसको संचय कोश के करीब 4 माह तक लोहा संचित रहता है। विटामिन सी जो कुछ मात्रा में होता है 6 महीने तक उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो बच्चे जो माँ का दूध ले रहे हैं उससे कई उसकी आवश्यकताएं पूरी भी होती है। माँ के दूध का महत्व क्या है, बच्चे के लिए माँ के दूध से बढ़कर अमृत कोई नहीं है, क्योंकि माँ के दूध में, नव दूध में कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बच्चे को कई बीमारियों से बचाता है। भारत में माँ का दूध शिशु के लिए सबसे सर्वोत्तम माना गया है। शिशु को जन्म देने के बाद माँ के स्तनों से 3-4 दिनों तक साफ
पीले रंग का द्रव निकलता है जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। अधिकतर महिलाएं बच्चे को दूध नहीं पिलाती, परंतु यह बच्चे के लिए लाभदायक होता है। यह पोषक तत्वों की कमियों को पूरा करता है, जीवन रक्षक होता है। कोलोस्ट्रम जो है उसकी कमी को पूरा करता है। कोलोस्ट्रम में वृद्धि कारक पदार्थ पाए जाते हैं। माँ का दूध बच्चों के लिए पौष्टिक, संतुलित और पौष्टिक होता है, जो उचित मात्रा में बच्चों को अनुपात की मात्रा पूरी करता रहता है। माँ के दूध के बच्चे कोमल पाचन तंत्र के अनुकूल होता है, जल्दी पच जाता है। आरंभ में जब पाचन शक्ति कोमल होती है तो माँ का दूध पतला होता है। जैसे जैसे अंगों में परिपक्वता आती है वैसे वैसे दूध भी गाढ़ा होता चला जाता है। यह प्रदूषण रहित होता है क्योंकि शिशु है इसे सतनों से सीधा प्राप्त होता है। यह सुरक्षित और आसानी से प्राप्त हो जाता है। माँ का दूध ना गर्म होता है ना ही ठंडा होता है और यह उचित तापमान पर शिशु को मिलता रहता है। माँ का दूध आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक होता है। यह संक्रामक रोगों से बच्चों को बचाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माँ अगर किसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त है तो दूध बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए। इससे बच्चा भी जो है उसको रोग लग जाते हैं, रोगयुक्त हो जाता है वो भी। अगर किसी कारणवश माँ का दूध बच्चे को नहीं मिलता तो इसके विकल्प क्या हैं? इसके विकल्प है कि बकरी का दूध दिया जाता है क्योंकि वो पतला होता है। वो ना मिले तो गाय का दूध, भैंस का दूध थोड़ा पानी डाल के पतला करके भी उनको दिया जा सकता है। शुष्क दूध भी आता है, सूखा दूध जिसको कहते हैं। इसमें संरचना माता के दूध से मिलती जुलती है, परंतु शिशु इसके आसानी से पचा भी लेता है। शुष्क जो दूध है उसके लाभ, ये सरलता से मिलता है, मिलावट की संभावना कम होती है, शिशु की आवश्यकता अनुसार इसे खरीदा भी जा सकता है और अधिक समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। आगे है स्तन्यमोचन। 4 से 6 महीने तक माँ का दूध पर्याप्त होता है। उसके बाद शिशु के साथ साथ कुछ अन्य आहार भी जो दिए जाते हैं वो उसको पूरा करते हैं, वो स्तन्यमोचन है। शिशु के आहार में माँ के दूध के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों को शुरुआत करने की प्रक्रिया को स्तन्यमोचन कहा जाता है। यानी कि माँ के दूध के साथ साथ अन्य अगर हम पूरक आहार दे रहे हैं तो इसे स्तन्यमोचन कहते हैं। यह क्रमिक प्रक्रिया है जो उसी क्षण शुरू होती है अन्य खाद्य पदार्थ शिशु को दिए जाते हैं और तब तक चलती है जब तक कि बच्चों द्वारा माँ का दूध लेना पूर्ण रूप से बंद नहीं हो जाता। पूरक आहार कब आरंभ किया जाना चाहिए? 4 से 6 महीने की आयु में तरल पदार्थ देने चाहिए बच्चों को, जैसे फलों का रस, सब्जियों का सूप। रस पहले से कम मात्रा में देना चाहिए, धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। 6 से 8 महीने में अर्ध ठोस पदार्थ देने चाहिए, केला, पपीता, आम, अंडे का पीला भाग, घोटी हुई दालें। 9 से 11 महीने में ठोस पूरक आहार भी दिए जा सकते हैं, जैसे गाजर, बिस्किट, खीरे का टुकड़ा, सेब, केला, आम, पपीता इत्यादि। 1 वर्ष का होने बाद उसको खाद्य पदार्थ देने आरंभ किए जा सकते हैं। पूरक आहार कैसे दें? एक समय में एक ही पूरक आहार दें क्योंकि बच्चा उसको जल्दी से पचा नहीं पाएगा। एक समय में शिशु को उतना ही आहार दें जितना वो आसानी से खा ले, उसको ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। शिशु के लिए बनाए गए पूरक आहार में मसालों का पदार्थ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तले हुए नहीं होने चाहिए, तरल मात्रा में देने चाहिए ताकि बच्चा आसानी से उसको पचा सके। शिशु किसी विशेष खाद्य पदार्थ को पसंद नहीं करता तो उसका रूप बदलकर उसको दिया जा सकता है। शिशु को जिन बर्तनों में पूरक आहार दें वो साफ और स्वच्छ होने चाहिए। शाला पूर्व बच्चों के लिए आहार 1 से 6 वर्ष की आयु में बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें शैशव काल की तुलना में वृद्धि कम और धीमी होती है। इसमें बच्चे की विशेषता की अधिक शारीरिक सक्रियता होती है। बालक माँ पर निर्भर रहने की वजह धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने लगता है। इस अवस्था में, शैशवावस्था में गोल मटोल दिखने वाला बच्चा शाला पूर्व अवस्था में पहुंचने पर लंबा और पतला दिखाई देता है क्योंकि इस अवस्था में भार की अपेक्षा लंबाई बढ़ती है, जैसे कि इस फोटो में भी दिखाया गया है। तीव्र वृद्धि और अधिक शारीरिक सक्रियता पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को प्रभावित भी करती है। तो 1 से 3 वर्ष तक और 4 से 6 वर्ष तक इसको 2 भागों में बांटा गया है। ऊर्जा की आवश्यकता बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चे जो तेज़ी से बढ़ते तो उनके लिए जरूरी होती है। वृद्धि की तुलनात्मक गति ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इस अवस्था में बालक अधिक सक्रिय रहता है। प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा बच्चों को ज़्यादा चाहिए। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए, सी, डी बच्चों को देना चाहिए ताकि अन्य बीमारियों के संक्रमण से बच सके। विशेष रूप से विटामिन ए और सी महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिन डी की आवश्यकता कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए भी आवश्यकता होती है। खनिज जो है दांतों और हड्डियों को मजबूत करने के लिए अति आवश्यक होता है। आगे है कि आहार आयोजन, मील प्लानिंग। इस अवस्था में बच्चों में खाने की आदतें बनती हैं। माता पिता
मित्र, टेलीविज़न, खाद्य पदार्थों से संबंधित विज्ञापन आदि आदतों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। अतः बच्चों को समुचित आहार देना चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो बच्चे के लिए आहार को 5 खाद्य वर्गों में कम से कम एक खाद्य पदार्थ में सम्मिलित करना चाहिए। 5 वर्गों में से, यानी कि हर एक तालिका में से कम एक खाद्य पदार्थ उसमें मिलना चाहिए, ताकि बच्चे की आहार योजना जो बिल्कुल सही तरीके से बन सके। अन्य ध्यान देने योग्य बातें हैं कि बच्चों को तनाव मुक्त और आनंदमय वाला जो है माहौल देना चाहिए। इस आयु में बच्चे अपने हाथ से खाना पसंद करते हैं तो उनको खुद खाने देना चाहिए। बालक को नए पदार्थों को पसंद नापसंद करने का निर्णय स्वयं लेने दें, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बच्चा जिस पदार्थ को नहीं खा रहा उसका रूप बदल कर देना चाहिए। तले हुए, मसाले वाले, अधिक मीठे वाले, अधिक मिर्च वाले पदार्थ बच्चों को नहीं देना चाहिए, जो कि पाचन तंत्र को क्षति पहुंचाते हैं। आहार जो आकर्षक, मनमोहक होना चाहिए। बच्चा खाने के लिए खुद ही उसकी तरफ ललायित हो उठे। ज़्यादा अधिक गर्म ठंडा पदार्थ बच्चे को नहीं देना चाहिए। आगे के स्कूलगामी बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको ऊपर पढ़ाई का भी थोड़ा थोड़ा बोझ आने लगता है। छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के लिए छोटी किताबें, छोटा काम भी उनको ज़्यादा भारी लगता है। तो 7 से 12 वर्ष में इसको माना गया है। आयु, बच्चे की आयु में वृद्धि निरंतर होती है, परंतु वृद्धि की दर कम हो जाती है और शारीरिक क्षमता बढ़ने लगती है। 8-10 साल की अवस्था में बच्चे को भूख अधिक लगती है, पर्याप्त मात्रा में आहार सेवन करता है, परंतु अत्यंत चंचल रहने के कारण भोजन के लिए समय नष्ट नहीं चाहता। स्कूल का काम, संवेगात्मक तनाव, अन्य बच्चों के साथ समायोजन, कम विश्राम, अधिक खेलने से थकान, काफ़ी चीज़ें बच्चे को प्रभावित करती हैं। तो स्कूल अवस्था में बच्चे की वृद्धि होती है। भिन्नता सबसे अधिक 10 वर्ष की आयु में प्रकट होती है। लड़कियों की वृद्धि लड़कों की अपेक्षा तेजी से होती है। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा मांसपेशियां, ऊतक और अधिक वसा, ऊतक जो हैं कम हो जाते हैं, तो इसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो इसमें भी बच्चों की काफ़ी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, जैसे कि ऊर्जा से लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा मांसपेशी ऊतक अधिक और वसा ऊतक कम होते हैं, तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रोटीन निरंतर वृद्धि के लिए उनको ज़रूरत होती है। लोहा की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे ही रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, लाल रक्त कणिकाओं के लिए लोहे की भी आवश्यकता होती है। कैल्शियम जो कि अस्थि पिंजर को विकसित करता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, तो इसके लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। आहार आयोजन इनके लिए क्या होना चाहिए? स्कूल अवस्था तक बच्चा अपनी रुचियों और अरुचियाँ विकसित कर लेता है, परंतु जरूरी नहीं कि वो स्थायी हो जाए। उनको खाद्य पदार्थ इसके अनुसार ही मिलना चाहिए। इसमें सुबह का नाश्ता मिलना चाहिए, ताकि बच्चा दिन भर पढ़ाई कर रहा है, स्कूल समय में उसको भूख ना लगे और पढ़ाई में मन अच्छे तरीके से लगा सके। नाश्ता पर्याप्त और संतुलित होना चाहिए। स्कूल में टिफ़िन बच्चे का इस प्रकार से होना चाहिए कि वो छुट्टी होने के बाद, जब बीच में जब छुट्टी उसको मिलती है, ब्रेक मिलता है, तो वो खुश होकर भोजन खाए, ताकि उसका जो बाकी समय स्कूल में बचा है वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, और भोजन ऐसा हो जो बच्चा उसकी तरफ खींचे चला आए। दोपहर और रात का भोजन बच्चे को संतुलित देना चाहिए। दोपहर के आहार की तुलना में रात्रि के भोजन में अधिक व्यंजन परोसे जा सकते हैं, क्योंकि बच्चा आराम से खा सकता है। शाम की चाय में उसको टिक्की, अंकुरित दाल की चाट, बिस्कुट, केक इत्यादि पदार्थ भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि स्कूलगामी जो बच्चा होता है वो पढ़ाई की भी जो है टेंशन लेता है, तो उसके लिए जो पौष्टिक आहार अगर उसको दिए जाएंगे तो बच्चा उससे अपने आप को असहाय महसूस नहीं करता। इसके कुछ भाग अभी बचे हुए हैं, जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। आपका समय शुभ हो।